अस्सलाम वालेकुम माय डियर। तो जो हमारा आज का लेक्चर है वो कानूनी शहादत आर्डर के मुतल्लिक है, जहां हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है कंप्लीट किया है फर्स्ट लेक्चर में। आज हम जो है सेकंड लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। तो जो हमारा आज का टास्क है वो है डेफिनेशन क्लास, जिसको हम इंटरप्रिटेशन क्लास भी कहते हैं, जहां हमारे कुछ डेफिनेशंस दिए जाते हैं, कुछ अल्फाज रखे जाते हैं बाय द लेजिस्लेचर्स कि उनको अच्छे तरीके से समझा जाए, उनको ही आगे यूज़ किया जाता है। पूरे ऑर्डर में आगे वही लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे जो उनका सेंस इधर डेफिनेशन क्लास में बताया जाएगा, वही सेंस आगे लिया जाएगा। तो जो हमारा कानूनी शहादत आर्डर है, इसने जो है इंडियन एविडेंस एक्ट को रिपील किया है 1984 में। उसके साथ कल मैं एक दो बातें बता रहा था, रिपील और ओमिट में क्या डिफरेंस है। रिपील हमेशा जो है एक चीज़ को रिप्लेस कर देता है, तो इंडियन एविडेंस की जगह पे हमारा कानूनी शहादत आ गया है इन फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के फॉर्म में ये हमारा QSO आया है। और ओमिट का मतलब होता है कि उसको सरे से ख़त्म कर देना, वहाँ उसी जगह पे कोई ऐसी नई चीज़ नहीं लेके आना। और रिपील की जगह पे वो जो पुरानी चीज़ होती है उसको ख़त्म किया जाता है और न्यू चीज़ वहाँ लाई जाती है। तो इसी हवाले से हमने आज इंटरप्रिटेशन जो इसकी क्लास है उसको ही देखना है। उससे पहले इसका आर्टिकल 1 देखेंगे कि आर्टिकल 1 में क्या है। हमेशा आर्टिकल 1 इंट्रो हमेशा बताती है कि उसका नाम क्या होगा, इसका जो लीगली नेम क्या होगा, कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट। ये डेट ऑफ इन्फोर्समेंट बताती है कमिटमेंट, और एक्सटेंट जो है एक जुरिसडिक्शन बताती है कि इसका जो ये लॉ किस एरियाज में एप्लीकेबल होगा। सिंपली ये पाकिस्तान में एप्लीकेबल है, इसका एक्सटेंट पाकिस्तान में है। और इसको जो है ना, इसका शॉर्ट टाइटल है कानूने शहादत। कानूने शहादत इसका जो है शॉर्ट टाइटल है, कि कह रहा है दिस ऑर्डर में बी कॉल्ड कानूने शहादत ऑर्डर 1984। इसका जो शॉर्ट टाइटल है, इसका जो नेम है अंडर आर्टिकल 1। अंडर आर्टिकल 1 यहाँ जो पैराग्राफ और शक जो हैं, यहाँ जो क्लासेस हैं, यहाँ इस QSO में इनको जो है हम आर्टिकल कहेंगे। एज लाइक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी तरीके से हम इसको क्या कहेंगे, आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल 1 हमें शॉर्ट टाइटल बताता है, एक्सटेंट बताता है और कमिटमेंट। शॉर्ट टाइटल इसका है कानूने शहादत ऑर्डर 1984। एक्सटेंट इसकी है होल ऑफ द पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान पे ही एप्लीकेबल होगा। और कमिटमेंट की जो इसकी डेट है वो है हमारा इट एक्सटेंड होल ऑफ पाकिस्तान एंड अप्लाइज, इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। ये एट वंस अप्लाई हुआ। एट वंस का क्या मतलब है जैसे ही ये बना उसी टाइम इसको अप्लाई किया गया था। तो एट वंस जो होता है उसी टाइम ये फिल फॉर नाफिजुल अमल होगा। तो उसी ही टाइम जब ये बना था तो एट वंस उसी ही वक्त से ही ये जो है स्टार्ट हो गया थे, इसकी जो कमिटमेंट थी स्टार्ट हो गई थी। एक्सटेंट एक जुरिसडिक्शन होती है, हद होती है, तो यहाँ ये किस जगह पे एप्लीकेबल होगा। क्लास 2 कह रही है एक्सटेंट होल ऑफ पाकिस्तान एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ये जो हमारा कानून शहादत है इट अप्लाइज टू द ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगी वहां जो है ये एप्लीकेबल होगा। इट अप्लाइज ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और इन बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल और एनी कोर्ट, और एनी कोर्ट किसी कोर्ट, इसके साथ इंक्लूड क्या है कि कोर्ट मार्शल्स
मार्शल्स बट डज नॉट इंक्लूड आर्बिट्रेटर्स, includes आर्बिट्रेटर्स। ये आर्बिट्रेटर्स के सामने इसको जो है अप्लाई नहीं किया जाएगा। जो कानून शहादत आर्डर है, ये जुडिशल जो प्रोसीडिंग्स होती हैं और कोर्ट्स के सामने जो भी प्रोसीडिंग होती हैं, वहाँ इस कानून शहादत आर्डर को रिलेटेड टू एविडेंस के हवाले से इसको जो है अप्लाई किया जाता है। तो ये जो हमारे कोर्ट मार्शल हैं, ट्राइब्यूनल हैं, अदर अथॉरिटीज़ हैं, यहाँ क्या है जुडिशल प्रोसीडिंग में कौन सी चीज़ें आ रही हैं? कोर्ट मार्शल्स और उसके साथ है ट्राइब्यूनल्स और अदर अथॉरिटीज जो कॉम्पिटेंट हैं, जो अदर अथॉरिटीज हैं और अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग जुडिशल और कासी जुडिशल पावर्स, जो वो एक्सरसाइज कर रहे हैं जुडिशल पावर्स और काजाई जुडिशल पावर्स, काजाई जुडिशल पावर्स क्या होता है कि लुक लाइक, काजाई कहते हैं लुक लाइक सिमिलर टू जुडिशल पावर्स, जुडिशल पावर जो इस्तेमाल की जाती हैं इसी तरीके से अगर कोई ऐसी और अथॉरिटी है जो कोई ऐसी चीज़ डिसाइड करना चाह रही है तो कानून शहादत को ही अप्लाई करके उसी हवाले से अपना काम चलाएगा। तो काजाई पावर्स आर जुरिसडिक्शन बट डज नॉट अप्लाई टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर, ये आर्बिट्रेटर के सामने अप्लाई नहीं होगा। और बहुत ही जो है यहाँ हमारे यहाँ केस लॉज हैं, ये फैमिली लॉज पे अप्लाई नहीं होता, फैमिली कोर्ट्स में अप्लाई नहीं होता। तो और भी कुछ हैं जहाँ ये अप्लाई नहीं होता। ये हैं हमारे, तो ये एक लिस्ट है जहाँ जहाँ ये अप्लाई नहीं होता, तो इसको देखते हैं बाद में। तो आगे निकलते हैं, क्या है कि अब इसकी डेफिनेशन के तरफ आएँ। वेस्ट फैमिली ऑर्डिनेंस है, वेस्ट फैमिली ऑर्डिनेंस है, लेबर कोड्स हैं, लेबर कोड्स में, वेस्ट फैमिली ऑर्डिनेंस में, फैमिली कोड्स में ये जो है हमारा QSO अप्लाई नहीं होता, आर्बिट्रेटर के सामने अप्लाई नहीं होता। मगर जो ऑल अदर जुडिशल प्रोसीडिंग्स हैं या लीगलाइज जो अथॉरिटीज़ हैं जिनको पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं जुडिशल पावर्स या काज़ाई जुडिशल पावर्स, इट मीन्स वो जो जुडिशरी के पावर हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं या सिमिलर टू जुडिशरी के पावर जो उनके पास दिए गए हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी जो है वो अपने इस QSO को जो है यूज़ कर सकते हैं, उन पे ये अप्लाई होगा। डेफिनेशन में हमारा पहला लफ्ज़ आ रहा है कोर्ट। कोर्ट का क्या मतलब होगा? यहाँ कोर्ट का कह रहा है कि कोर्ट का मतलब है कि मैजिस्ट्रेट एंड जज। कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स and all other person except arbitrators legally authorized to take evidence। तो कह सकते हैं जजेस, कोर्ट में इंक्लूड है जजेस, ऑल जजेस, मैजिस्ट्रेट्स, ऑल अदर persons who are legally authorized to exercise जुडिशल पावर। जो जुडिशल पावर एक्सरसाइज करने के लिए जो लीगली ऑथोराइज्ड बंदे हैं, लीगली पावर्स टू टेक एविडेंस, लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक एविडेंस, जो एविडेंस लेने के लिए ऑथोराइज्ड हैं तो वो हमारे जो हैं कोर्ट्स में इंक्लूड होंगे। कोर्ट इट मीन्स जज, हम सिविल जो मैटर्स होते हैं, ये जो QSO है सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर्स पे अप्लाई होता है, इसीलिए मैजिस्ट्रेट्स क्रिमिनल्स में कहते हैं और जज जो है हमने सिविल में कहते हैं। और ऑल अदर अथॉरिटीज़
जो लीगली जो है ऑथोराइज्ड हैं कि वो एविडेंसेस ले सकें, तो वो भी हमारे कोर्स में आएंगे। यहाँ पे उन्होंने जो है रिस्ट्रिक्ट किया है, बट नॉट इंक्लूड आर्बिट्रेटर, नॉट इंक्लूड बट नॉट इंक्लूड आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर्स। और हमारा है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या है? बी में है हमारा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट है कि डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और सब्सक्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर और मार्क्स और बाय एनी or by more than one of those means intended to use or which may be used for the purpose of recording that matter. Document means any matter, any matter, कोई भी चीज हो which is expressed, जो लिखा हुआ हो, written हो। ये जरूरी नहीं है कि उसका मीन्स ऑफ रिटन क्या है, उसके तरीकेकार क्या है। बाय मार्क्स, बाय फिगर्स, फिगर से लिखा हुआ है, और किसी भी सब्सटेंस पे है। एनी मैटर ऑन एनी सब्सटेंसेस, टेंसेस। अगर इसकी अगर हम कंप्लीट वर्डिंग देखें, कह रहा है कि मैटर एक्सप्रेस्ड आर डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर्स, मार्क्स, बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स एंड मार्क्स। तो मीन्स ऑफ लेटर या फिगर के हवाले से ऐसी कोई भी चीज़ हो, ऐसा कोई भी सब्सटेंस हो जिसपे कोई ऐसी चीज़ एक्सप्रेस्ड हो। एक्सप्रेस्ड का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो लिखी हुई हो, रिटन हो, इन्यूमरेटेड हो, तो उसको हम डॉक्यूमेंट कहेंगे। इलस्ट्रेशन में राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट। इलस्ट्रेशन 1 इसकी कह रही है कि राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट। जैसे कि पेपर के ऊपर आप कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो उसको भी हम क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंट। और वर्ड्स प्रिंटेड, वर्ड्स जो हैं हमारे प्रिंटेड हैं, लिथोग्राफ्ड जो हमारे स्टोन पे लिखे जाते हैं, फोटोग्राफ्ड, मैप, प्लान, कौन से चीज़ें हैं? वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड, फोटोग्राफ्ड, मैप, मेरे ख्याल मैप नहीं आएगा इसमें, हाँ मैप है, मैप और प्लान। ये मैप, प्लान, फोटोग्राफ, लिथोग्राफ, वर्ड्स प्रिंटेड, ये जो भी हैं, जिसी भी मीन्स से, जिसी भी तरीक़ेकार से लिखे गए हैं, एनी सब्सटेंसेस, एनी मैटर ऑन एनी सब्सटेंसेस, कोई भी ऐसी चीज़ किसी भी चीज़ के ऊपर लिखी हुई हो, इट मीन्स किसी स्टोन के ऊपर कोई चीज़ लिखी हुई है, फिर वो भी डॉक्यूमेंट कंसीडर किया जाएगा। वॉल के ऊपर लिखी हुई है, इट मीन्स दीवार के ऊपर कोई चीज़ लिखी हुई है, दरख्त के ऊपर कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई है, कोई मैप है, मैप में तो उधर लिखा हुआ तो नहीं होता, वहाँ तो फिगर्स होते हैं, वो फिगर्स के शेप में ही होता है, तो मैप होता है, वो भी हमारा किस चीज़ में आएगा? वो भी हमारा डॉक्यूमेंट में ही कंसीडर किया जाएगा। और बाय देन दोज मीन्स इंटेंडेड टू यूज व्हिच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दैट मैटर। तो मैप, प्लान, इंस्क्रिप्शंस, मेटल प्लेट, स्टोन। मेटल प्लेट पे अगर कोई चीज़ लिखी हुई हो, वो भी हमारी क्या है? मेटल प्लेट। तो इन सिंपल अगर डॉक्यूमेंट को हम देखें कि डॉक्यूमेंट इन कानून शहादत में क्या है, इसकी क्या मीनिंग होगी, इसकी वाइडर मीनिंग है कि ऐसी चीज़ जो किसी भी चीज़ के ऊपर लिखी हुई हो, वो किसी जो है इन मीन्स ऑफ मार्क्स हो, फिगर हो, लेटर हो, और वो जो है वर्ड्स हो, प्रिंटेड वर्ड्स हो, या लिथोग्राफ्ड हो, फोटोग्राफ्ड हो, या जो मैप और प्लेन और मेटल प्लेट के फॉर्म ही क्यों ना हो, ये हमारे सारे इंक्लूडेड हैं डॉक्यूमेंट्स में।
तो हम जो है कोर्ट में प्रूव करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा था डॉक्यूमेंट। अगर एविडेंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एविडेंस क्या है, जो हमारा एविडेंस के मुतालिक हमारा ये सब्जेक्ट है कि एविडेंस यूएसओ के मुताबिक दो किस्म की हैं। एक है ओरल एविडेंस, दूसरा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एविडेंस क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और है ओरल एविडेंस। ओरल तो सिंपली जो है ये जो है इसको अंडरस्टैंड इजीली किया जा सकता है कि हम ज़बानी किसी भी जो है कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट में कोई भी ऐसी बात फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट के मुतालिक अगर बता रहे हैं किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए, तो वो ओरल एविडेंस है। अगर वो सेम चीज़ को अगर हम प्रूव कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो डॉक्यूमेंट पे जो चीज़ लिखी हुई हो, जैसे हमने अभी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है, तो यहाँ से अगर डॉक्यूमेंट के हवाले से अगर हमें प्रूव करना है तो कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट लेके हम कोर्ट में जा सकते हैं। थ्रू सच रिटन डॉक्यूमेंट सच जो हमारा मामला है वो प्रूव हो सकता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, लिखा क्या हुआ है, ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स, हमारे ऑल स्टेटमेंट्स which the court permits, जिसकी कोर्ट भी इजाज़त दे और मुतल्लिक हो फैक्ट इशू या रिलेवेंट फैक्ट के हवाले से हो। और क्या है कि परमिट्स रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस, ऐसा कोई भी गवाह ओरल एविडेंस जो एविडेंस देने आ रहा है, अगर ओरल एविडेंस है तो वो विटनेस आएगा। क्या आएगा? बाय विटनेसेस इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। कोई भी बंदा विटनेस है, वो आ रहा है, ओरल अगर एविडेंस देना चाह रहा है, तो वो उनके जो भी स्टेटमेंट्स होंगे ज़बानी, वो हमारे ओरल एविडेंस में कंसीडर किए जाएंगे, उसको कहेंगे ओरल एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये है कि कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाए कोर्ट में फॉर द इंस्पेक्शन, उसको इंस्पेक्ट किया जाएगा कि वो जो है मीट एट द एंड्स ऑफ जस्टिस, वो जस्टिस तक पहुंच सकें और वो अपना जो मैटर है उसको डिसाइड कर सकें, उसको प्रूव किया जा सके। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट वहाँ प्रोड्यूस किया जाए बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट, उसको देखते हुए, उसको इंक्वायरी करते हुए, उसको इंस्पेक्ट करते हुए उसके मुतालिक जो है वो अपना डिसीजन दे सके कोर्ट। कि डॉक्यूमेंट्री और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उनको हम प्रोड्यूस करते हैं बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट, तो उनको जो है इंस्पेक्ट करने के लिए, तो उसको हम कहेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इन सिंपल एविडेंस की अगर बात करें तो एविडेंस दो काइंड की है, एक ओरल है, एक एविडेंस डॉक्यूमेंट्री है। ओरल तो हम ज़बानी हमारे जो भी स्टेटमेंट्स हैं जो कोर्ट ने हमें रिक्वायर किया है और वो परमिट कर रही है, इजाज़त दे रही है उन फैक्ट को प्रूव करने या उन रिलेवेंट फैक्ट के हवाले से अगर ऐसी बात है, तो हमारा जो होगा ओरल एविडेंस होगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो होगा कि हम इन शेप ऑफ एनी डॉक्यूमेंट वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट और उसको इंस्पेक्ट करने के लिए, तो वो हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा। इसके अलावा है हमारा फैक्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैक्ट क्या है? फैक्ट को कहते हैं एक हकीकत। कौन सी हकीकत? कि एनी स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग, एनीथिंग और स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग
relation of things capable of being perceived, things capable of being perceived by any sense। कह रहा है कि एनीथिंग, कोई भी चीज, स्टेट ऑफ थिंग, किसी भी चीज की हालत या उसका रिलेशन हो किसी और थिंग से। एनीथिंग कोई भी चीज, और स्टेट ऑफ थिंग्स उस जो थिंग है, जो उसका जो है स्टेट क्या है। रिलेशन ऑफ थिंग्स, उससे उसके साथ उसका ताल्लुक क्या है। ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय एनी सेंस, जिसको परसीव किया जाए बाय एनी सेंस। तो इंसान के जो हैं 5 सेंसेस हैं, उन 5 सेंसेस से कोई भी ऐसी चीज जिसको वो समझ सके, जिसको वो सुन सके, जिसको वो बोल सके, जिसको वो देख सके, उसको हम क्या कहेंगे, फैक्ट। फैक्ट एक हकीकत होती है, एक चीज। अगर हम इसकी इलस्ट्रेशन में जाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कह रहा है दैट अ मैन हेयर्ड, एक बंदा सुन रहा है। दैट अ मैन हेयर्ड एंड और सा समथिंग इज अ फैक्ट। अगर आप कोई चीज देख रहे हैं, अगर आप कुछ चीज देख रहे हैं तो ये एक फैक्ट है, ये एक हकीकत है, तो आप देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं तो ये भी एक हकीकत है, ये भी एक फैक्ट में इंक्लूड होगा। और क्या है कि देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन सर्टेन ऑर्डर इन रिलेशन टू प्लेस और फैक्ट, कि यहाँ अगर मेरे बुक्स अरेंज किए हुए हैं इन सर्टेन प्लेस इन सर्टेन टाइम, तो ये भी एक हकीकत है कि मेरे बुक्स जो हैं टेबल के ऊपर अरेंज्ड और पड़े हुए हैं, कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं अरेंज्ड इन सर्टेन ऑर्डर, सर्टेन ऑर्डर्स में अरेंज्ड हैं, एंड अ सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट, किसी सर्टेन प्लेस पे पड़े हैं। अगर मेरे इस रूम में ये वो पड़े हैं, सर्टेन ऑर्डर में पड़े हुए हैं, तो ये भी एक फैक्ट है। तो उसके साथ इसके एग्जाम्पल हम देखें, दैट अ मैन होल्ड्स सर्टेन ओपिनियन, अगर कोई बंदा ऐसी कोई ओपिनियन राय रखता है, ऐसी कोई भी ओपिनियन रखता है, ये भी एक हकीकत है। ओपिनियन या राय उसकी गुड फेथ में भी हो सकती है, उसकी बैड फेथ में भी हो सकती है। अगर गुड फेथ में है फिर भी एक फैक्ट है, अगर वो बैड फेथ में है फिर भी एक फैक्ट है। तो इसमें है कि सर्टेन इंटेंशन एक्ट्स इन गुड फेथ आर फ्रॉडली यूज इन पर्टिकुलर वर्ड्स इन पर्टिकुलर सेंसेस। अगर आपने कोई ऐसी चीज कही है, वो किस सेंस में कही है, उस उन पर्टिकुलर सेंसेस में जो आपने कही है, वो भी एक फैक्ट है। इन सिंपल अगर हम एक फैक्ट को देखें, फैक्ट एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज, स्टेट ऑफ थिंग्स, उस थिंग्स के हालात, उसके हालत क्या है, उसकी हालत क्या है, और उस वो किस चीज के मुतालिक है। और अगर ये यहाँ बोर्ड है, ये इधर लिखा हुआ है, ये एक फैक्ट है। मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, ये एक फैक्ट है। आप सुन रहे हैं, ये एक फैक्ट है। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये एक फैक्ट है। तो फैक्ट को इन सिंपली अगर आप इलस्ट्रेशन में देखेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। एक और है एनी मेंटल कंडीशन आर विच आर एनी पर्सन इज कॉन्शियस, कोई जहनी कैफियत जिसका किसी शख्स का शऊर हो। तो जो हमारी सेकंड क्लास है कि किसी बंदे की ऐसी जहनी कैफियत जिसको आपको शऊर हो। कैसे शऊर हो? अगर ऐसा बंदा है जो पिली ले रहा है, कह रहा है जब मैंने मर्डर किया था तब मैं अनसाउंड माइंड था, तब मैं जो है लुनेटिक्स था, तब मैं चाइल्ड था। तो ऐसी कोई भी पिली ले रहे हैं, तो ये भी हमारा एक फैक्ट है। तो फैक्ट के मुतालिक ये चीज़ें थी। और कंप्यूटराइज्ड जो चीज़ें हैं, ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या सिक्योरिटी प्रोसीजर, या हम ATMs वगैरह यूज़ करते हैं, वहाँ से जो चिट्ठी निकलती है डॉक्यूमेंट के शेप में, वो भी हमारा एक फैक्ट है, वो भी हमारे फैक्ट में ही आएगा।
तो यहाँ अब है रिलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू। रिलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू, जिस पर ही पूरा कानून शहादत घूमती है, फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट पे। फैक्ट इन इशू को पहले देखते हैं। फैक्ट इन इशू क्या है? फैक्ट इन इशू मेन जो डिस्प्यूट होता है, मेन डिस्प्यूट जो होता है, मेन जो मामला होता है, हम कह रहे हैं कि ए ने जेड को मारा है या जेड ने बी के घर से चोरी की है, ये एक फैक्ट इन इशू है, रियल मैटर है, इट सेल्फ है, तो इसको हम फैक्ट इन इशू कहेंगे। या ए ने बी को मारा है, ये एक फैक्ट है सिंपली। और रिलेवेंट फैक्ट क्या है, इसको इसके साथ मिलाते हैं। रिलेवेंट फैक्ट, रिलेवेंट एक रिलेवेंसी से ही लिया गया है। रिलेवेंट मीन्स कनेक्टेड टू द फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू से किसी ही भी तरह से कनेक्टेड हो, कि रिलेवेंट फैक्ट जो है फैक्ट इन इशू को प्रूव करने में मदद करती है। रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू की पहली अगर डेफिनेशन देता है, एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम व्हिच आइदर बाय इटसेल्फ आर इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability, disability asserted or denied, any suit or proceeding of necessarily follows। तो आपको पता होगा कि ये जो हमारा QSO है, ये तो CP से भी जो है सिविल केसेस पे भी अप्लाई हो रहा है और क्रिमिनल पे अप्लाई हो रहा है। अगर ऐसा कोई भी राइट्स या ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है, उसको कोई बंदा असर्टेड कर रहा है, उसको मान रहा है या उसको डिनाई कर रहा है, तो वो भी हमारा क्या है, वो हमारा भी फैक्ट इन इशू में आएगा। वो हमारा किस चीज़ में आएगा? फैक्ट इन इशू में। अगर वो असर्टेन कर रहा है या उसको डिनाई कर रहा है, वो भी हमारा फैक्ट इन इशू में आएगा। तो इट सेल्फ जो चीज़ होती है, जो मेन कॉज ऑफ डिस्प्यूट होता है, एग्जाम्पल ये है कि अगर ए बी से लड़ पड़ा, ये जो उससे लड़ा ये फैक्ट इन इशू है। ए ने बी को मारा, ये हमारा फैक्ट इन इशू है, रियल डिस्प्यूट है, रियल जो है मामला है, जो मेन डिस्प्यूट है, हम उसको फैक्ट इन इशू कहते हैं क्यूएसओ में। तो रिलेवेंट फैक्ट जो है, इसको देखते हैं कि वन फैक्ट इज सेड टू बी रिलेवेंट टू एन अदर। एक फैक्ट को हम तभी समझेंगे कि वो दूसरे फैक्ट से रिलेवेंट है व्हेन द वन इज कनेक्टेड विथ द अदर। एक फैक्ट है जो किसी अदर फैक्ट से कनेक्टेड है। वन फैक्ट कनेक्टेड टू द अदर फैक्ट। एक फैक्ट है जो कनेक्टेड टू अदर फैक्ट है, हम उसको रिलेवेंट फैक्ट कहते हैं। तो है रिलेवेंट टू अनदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज रिफर्ड इन द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डर रिलेटिंग टू द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। तो एक फैक्ट है जो कनेक्टेड है किसी अदर फैक्ट से, और वो जो हमारे आर्डर में यहाँ रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट का चैप्टर दिया गया है, और रिलेवेंसी के जो भी इश्यूज हैं वो हमारे आर्टिकल 18 से लेकर आर्टिकल 69 तक जो है रिलेवेंसी वाला चैप्टर है, जो सबसे बड़ा लेंथी चैप्टर है और लेंथी पोर्शन ऑफ जो है क्यूएसओ है, जहां हमें बताया गया है कि रिलेवेंट फैक्ट कौन से हैं। कि अगर ए ने बी को मारा, एग्जांपल ले रहे हैं हम फैक्ट इशू के हवाले से, ए ने बी को किल किया, उसको क्या किया? मारा, ये हमारा हो गया फैक्ट इन इशू। अब ए ने बी को मारा, तो ए को पहले किसी ने प्रिपरेशन करते हुए देखा, प्रिपरेशन करते हुए देखा, या उसका मोटिव था, या इसका कोई ऐसा कंडक्ट था, या ऐसी कोई चीज लेने के लिए गया, या ऐसी कोई धमकी दी गई थी उसको। इट मीन्स उस फैक्ट इन इशू से कोई रिलेवेंट फैक्ट हम ढूंढ रहे हैं
कि अगर हम कह रहे हैं ए ने बी को मारा तो ए ने जो है ए के साथ जो रिलेटेड चीजें हैं कि उसने कोई प्रिपरेशन की है उस बंदे को मारने के लिए, कोई हथियार वगैरह किसी दुकान से लिया, कोई असला वगैरह लिया, या उसको जहर दे के मारा है। जहर लेने जब गया उस दुकान वाले ने उसको पहचाना कि ये बंदा बी को मारने जा रहा है, या ऐसी बात हुई है, या उसने धमकी दी हो, या इसका मोटिव हो, या इसके मैसेजेस पड़े हो जो है उस फोन में कि ये रिलेवेंट है, मैसेजेस में जो है ऐसी कोई बात हो रही थी जिसपे वो एक जो है चैप्टर पे, एक जो है प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सके, जिसकी वजह से ए ने बी को मार दिया है, कोई ऐसा काज शो हो जाए, तो वो हमारे कनेक्टेड टू अदर फैक्ट्स, जो फैक्ट एंड इश्यूज से रिलेवेंट फैक्ट ही होते हैं, जो हमारे आर्टिकल 18 से लेकर आर्टिकल 69 तक बताए गए हैं। तो वो कौन से फैक्ट हैं जो हमारे रिलेवेंट फैक्ट हैं। ये दो ऐसे चीज़ें हैं जो अगर आपको समझ आ रही हैं तो आपको पूरा क्यूएसओ आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि इनको समझना बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है। अगर इनको समझ में नहीं आएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आया। इसकी इलस्ट्रेशन भी यही है कि दैट ए काज्ड बीज डेथ, ए ने बी को मारा, एंड दैट ए इंटेंडेड टू काज बीज डेथ, दैट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव प्रोवोकेशन दैट एट द टाइम ऑफ डूइंग एक्ट विच काज। तो ये सिंपल यही है। तो क्लास 4 है प्रूव्ड। प्रूव्ड क्या है, और क्लास 5 में है डिसप्रूव्ड। प्रूव्ड एंड डिसप्रूव्ड के हवाले से क्या कह रहा है कि अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट कोर्ट, कि ऐसा कोई फैक्ट है जो कोर्ट के सामने कंसीडर किया गया है, एविडेंस लाए गए हैं और कोर्ट ने ये प्रूव किया है कि ये फैक्ट प्रूव्ड है। ये फैक्ट क्या है, प्रूव्ड है, कि ऐसा कोई भी मैटर जो कोर्ट के सामने लाया गया है और कोर्ट ने उसको कंसीडर किया है और कोर्ट ने कहा है कि ये फैक्ट प्रूव्ड है, तो फिर वो फैक्ट प्रूव्ड तस्वुर किया जाएगा। कि अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड, फैक्ट को उसको तभी प्रूव कहा जाएगा व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट कोर्ट आइदर बिलीव्स इट एग्जिस्ट और कंसीडर दैट इट exists so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it exists। तो कोई ऐसा प्रूडेंट मैन, कोई ऐसा आम बंदा भी इस बात को समझ ले कि ये फैक्ट कोई एग्जिस्ट कर रहा है, ये फैक्ट प्रूव हो रहा है इस फैक्ट से, तो वो फैक्ट जब कोर्ट उस चीज़ को कंसीडर करके ही बता रही है कि ये फैक्ट प्रूव है, तो उसको प्रूव जो है तस्वुर किया जाएगा। उसके साथ है क्लास 6 है, क्लास मेरे ख्याल में 5 है, ये था 4, ये 5 है कि अ फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूव्ड। इसी तरीके से ये इसके उलट है, अगर ऐसा कोई फैक्ट आया है कोर्ट के पास, एविडेंस लाए गए हैं और वो फैक्ट प्रूव नहीं हुआ उस फैक्ट के हवाले से, इसी तरीके से कोई प्रूडेंट बंदे के पास ये मैटर चला जाता और वो प्रूडेंट बनता ही इस मैटर को देख के ही कह सकता है कि ये फैक्ट इस जो है एविडेंस से प्रूव नहीं हो सकता, ये डिसप्रूव किया जाए और ये उसको डिसप्रूव्ड कंसीडर किया जाएगा, डिसप्रूव्ड। और हमारा है 6 में, 6 क्या है, नॉट प्रूव्ड। अ फैक्ट सेड नॉट टू बी प्रूव्ड व्हेन इट इज नाइदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड। ऐसा कोई फैक्ट जो ना प्रूव हुआ हो ना डिसप्रूव्ड हुआ हो, ऐसा कोई फैक्ट जो कोर्ट के पास आया है जो ना किसी ने प्रूव किया है और ना ही डिसप्रूव किया गया है। यहाँ तो दो बातें हैं, यहाँ एक केस में तो प्रूव हो गया है, दूसरे मामले में डिसप्रूव हो गया है, और एक ऐसा मैटर है जहाँ ना प्रूव हो रहा है ना डिसप्रूव हो रहा है, तो इसको कंसीडर किया जाएगा नॉट प्रूव जब तक ये प्रूव ना हो। उसके साथ है 7, क्लास 7 क्या कह रही है कि यहाँ मे परज्यूम और शल परज्यूम की बात है। मे परज्यूम और 8 में है शल परज्यूम। परज्यूम
शैल परज्यूम। तो मे प्रिज्यूम को देखते हैं, वेन एवर इट इज प्रूव्ड बाय दिस ऑर्डर दैट द कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट इट मे आइदर रिगार्ड सच फैक्ट इज प्रूव्ड अनलेस until it is proved or may call for proof of it। ये कह रहा है कि अगर कोर्ट की मे प्रिज्यूम में एक डिस्क्रिशन होती है कि अगर ऐसी कोई चीज़ प्रूव की हुई है तो या तो तब तक उसको डिस्प्रूव नहीं समझा जाएगा जब तक कोई और बंदा आके उसको डिस्प्रूव कर ले थ्रू एविडेंस, या कोर्ट उसको कॉल करे उस मैटर के हवाले से जो इस आर्डर में बताए गए हैं कि उसको जो है प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये है क्या प्रूव है या नहीं प्रूव है। शल में क्या होगा, शल प्रिज्यूम में कि यहाँ कोर्ट को ही जो है एनी हाउ मैंडेटरी बात है, वेन एवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस कोर्ट दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट इज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड। तो यहाँ कोर्ट की डिस्क्रिशन नहीं है, अगर वो प्रूव है तो प्रूव ही होगा जब तक उसको कोई भी बंदा डिस्प्रूव नहीं करता। कंक्लूसिव प्रूफ क्या है और है 9th कंक्लूसिव प्रूफ, कि अगर वो कंक्लूसिवली कोई चीज़ प्रूफ हो जाती है तो उसको डिस्प्रूव करने के लिए कोई भी ऐसी न्यू एविडेंस या ऐसा कोई भी मैटर नहीं लाया जाएगा कि उसको डिस्प्रूव किया जाए। कैसे, क्या कह रहा है, वेयर वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस आर्डर, इस आर्डर ने क्यूएसओ ने क्या किया है, एक डिक्लेयर किया है कि ये फैक्ट क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ है, कि एक हतमी नतीजा है, हतमी ये फैसला है। फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस ऑर्डर टू बी conclusive proof of another, the court shall on proof of one fact regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it। तो जो हमारा लास्ट था, लास्ट ये है कि कंक्लूसिव प्रूफ। तो कंक्लूसिव जो प्रूफ होगा, जिस इस आर्डर ने जो कंक्लूसिव प्रूफ बता दिया है कि ये कंक्लूसिव प्रूफ है, तो ऐसा कोई भी न्यू एविडेंस जो है कोर्ट परमिट नहीं करेगी कि उसको डिस्प्रूव किया जाए। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।